गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हमको पढ़ना है, अगला टॉपिक हमारा प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी का मतलब होता है जब कोई एक ही जीन जो है एक से अधिक एक्सप्रेशन शो करता है तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं, और ऐसे जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। देखिएगा, occasionally a single gene product may produces more than one effect, so that single gene may be related to more than one character. Such phenomenon is called the pleiotropy. जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसको हम प्लियोट्रॉफिक जीन बोलते हैं, और ऐसे कैरेक्टर को हम प्लियोट्रॉफिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल: starch synthesis in the pea seed is controlled by one gene and it has two alleles, capital B and small b. Large star grain, that is starch synthesized effectively, तो उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, लेसर इफिशियंसी इन द स्टार्च सिंथेसिस, स्मॉल बी भी होगा, यानी होमोजाइगस रिसेसिव। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड, capital BB seed are round where small bb seed are wrinkled। तो जिसमें स्टार्च की सिंथेसिस कम हुई या इफेक्टिव नहीं हुआ वो रिंकल्ड हो गए, और जिसमें स्टार्च की सिंथेसिस हो रही थी वो राउंडेड हो गए। तो एक तो कैपिटल बी या बी जो है दैट इज द जीन दैट रेगुलेट द स्टार्च सिंथेसिस, बट उसकी वजह से सीड के जो सीड का जो शेप है वो भी चेंज हो गया। तो इस वजह से ये सिंगल जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील। तो इस वजह से जो कैपिटल बी होता है वो स्टार्च के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और राउंड सीड भी प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए हम कैपिटल बी को हम डोमिनेंट एलील मान लेते हैं। बट the starch grain produced are of intermediate size in the capital B and small b, that is heterozygous seed. So if starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle the allele show incomplete dominance। तो अगर हम देखें कि स्टार्च का जो साइज है उसको हम फिनोटिपिक कैरेक्टर स्टार्च ग्रेन का जो साइज है अगर हम उसको फिनोटाइपिक कैरेक्टर मान लें तो इस एंगल से वो एलील जो होगा वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल होगा, यानी वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही शो करता है। मतलब मीडियम साइज ग्रेन से प्रोड्यूस कर रहा है। कैपिटल बी भी लार्ज साइज, कैपिटल बी स्मॉल बी ये इंटरमीडिएट साइज कर रहा है, और स्मॉल बी भी जो है स्मॉल साइज या रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस कर रहा है। तो तीनों में वेरिएशन आ रहा है। यूजुअली देखिए होता क्या है, जब डोमिनेंट जीन के साथ रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है तो डोमिनेंट अगर अपना इफेक्ट शो करता है तो ये कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल होता है। लेकिन अगर कैपिटल बी स्मॉल बी अगर ये जो होता है ये साइज जो है इसका सीड का साइज जो है ये बिग होता, देन ये कंप्लीट डोमिनेंसी का एग्जांपल होता है। बट कैपिटल बी स्मॉल बी की वजह से ये इंटरमीडिएट सीड साइज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल मानते हैं। Therefore, dominance is not an autonomous feature of the genes or the product that it has information for। तो इस तरीके से जो डोमिनेंस है वो ऑटोनॉमस फीचर नहीं होता। It depends as much on the gene product
and the production of a particular phenotype from this product as it does not the particular phenotype that we choose to examine. तो ये जीन प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। किसी भी पर्टिकुलर फिनोटाइप का जो प्रोडक्शन होता है इस प्रोडक्ट के बाद, तो वो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप होता है। इन केस ऑफ मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन, तो जब एक ही जीन के द्वारा एक से अधिक फेनोटाइपिक फीचर्स दिखाई देते हैं तो वो प्लियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल माना जाता है। आइए देखते हैं, हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। एवरी जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हर एक जीन जो होता है एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर टू कॉपीज ऑफ ईच जीन दैट इज एज अ पेयर ऑफ एलील। तो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो होता है होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इस होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर, एक ही पेयर क्रोमोसोम पर जो जीन इस पे जिस पोजीशन पर पाया जाता है, सेम वही जीन दूसरे उसके होमोलॉगस कॉपी पर सेम जीन पाया जाता है। तो इस, अगर यहाँ कैपिटल ए है तो ये भी कैपिटल ए होगा, तो इसको बोलते हैं होमोलॉगस पेयर। क्या बोलते हैं? होमोलॉगस पेयर। यहाँ पे बी है, बी होगा, सी है तो सी होगा। दैट मीन्स एक ही जीन की दो कॉपीज होती हैं जिनको हम एलील बोलते हैं। पेयर्ड फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील। नाउ these two alleles need not always be identical. For example, heterozygous. तो ये दोनों एलील्स जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। जैसे एलील, मान लीजिए एक कोई जीन है, ए जीन है, तो इसका एलील क्या हो सकता है? कैपिटल ए कैपिटल ए, मतलब पेयर्ड फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर स्मॉल ए स्मॉल ए। तो एक जीन के तीन फॉर्म हो सकते हैं जिसमें ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, और कैपिटल ए स्मॉल ए जो होता है ये हेट्रोजाइगस कहलाता है। तो जरूरी नहीं है कि एक जीन के जो दोनों फॉर्म हो वो हमेशा सेम हो, आइडेंटिकल हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेज that it has undergone which modifies the information that the particular allele contains. तो अगर इसके किसी भी फॉर्म में चेंज हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कैपिटल ए था, तो एक कैपिटल ए की जगह जो है स्मॉल ए आ गया, तो दैट मीन्स ये इस इंफॉर्मेशन को चेंज कर, अगर कोई भी इसमें से एक चेंज हुआ तो वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था ये उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? चेंज कर देगा। Dominance is due to the work of a gene or what a gene does. डोमिनेंसी जो फीचर है वो किसी भी जीन का वर्क है, या जो
एक जीन जो काम करता है, जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ ट्रेट थ्रू एन एंजाइम। तो वन जीन वन एंजाइम थियरी होती है, वन जीन वन कैरेक्टर थियरी है, मतलब एक जीन एक ट्रेट या एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो एंजाइम पर डिपेंडेंट होता है, पर्टिकुलर एंजाइम उसके एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। In heterozygous condition, each allele express to produce one specific enzyme, and so two enzymes are produced. तो एक जीन जो होता है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो पेयर्ड फॉर्म ऑफ ए जीन, जैसे मान लीजिए कैपिटल ए है या कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ये एक दूसरा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। तो एक साथ ये जो एलील्स होते हैं, पेयर्ड एलील, वो दो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। The enzyme produced by the normal allele convert substrate into product, so the same phenotype would be the result. So, the enzyme of the enzyme produced by the normal allele convert the substrate into the product। जैसे मान लीजिए कोई substrate है, ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट बनाना है, तो इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा जो सेम फिनोटाइप का फॉर्मेशन करेगा। Theoretically, the modification या modified allele could be responsible for the production of। तो theoretically जो है एक पॉइंट है, लिखा गया है कि modified alleles could be responsible for the production of। एक modified allele किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला, the normal or less efficient enzyme, or a non-functional enzyme, or no enzyme at all। Next, the phenotypic trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele। जो phenotypic कैरेक्टर होता है, phenotypic यानी कि जो बाहर से दिखाई देते हैं कैरेक्टर, वो सिर्फ अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शनिंग पर डिपेंड करते हैं। द अनमॉडिफाइड, दैट इज फंक्शनिंग एलील which represent the original phenotype, is the dominant allele, and the modified allele is generally the recessive allele। तो जो अनमॉडिफाइड होता है वो ओरिजिनल एलील डोमिनेंट होता है, जो मॉडिफाइड एलील होता है वो रिसेसिव होता है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स और टू जीन। वन जीन वन कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स बोल सकते हैं या टू कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं हमने इसके पहले क्या पढ़ा। मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमने पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये तो अब हम बात करने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या क्या पढ़ा, ये एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी इसमें हम सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, सिंगल जीन लेते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के दो लॉ आते हैं, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है वही अगली जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। तो देखेंगे, जैसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या हुआ था, हमने एक कैरेक्टर लिया, वो था प्लांट हाइट। तो एक कैरेक्टर के दो ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट हाइट या तो टॉल हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके लिए एक जीन लिया प्लांट हाइट के लिए टी। तो जब इसको डोमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल टी टी, ये डोमिनेंट फॉर्म होगा, और ये स्मॉल टी टी है, ये उसी का रिसेसिव फॉर्म है। तो रिसेसिव फॉर्म हो गया। तो अब हम कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस कराएंगे, ये बोलते हैं बेटा फॉर्क लाइन मेथड। तो यहाँ हमको मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज ऑल टॉल बट हेट्रोजाइगस। ये सभी का सभी टॉल हैं लेकिन हेट्रोजाइगस टॉल, क्योंकि एक डोमिनेंट जीन है तो दूसरा रिसेसिव है। लेकिन ये रिसेसिव जीन यहाँ पे प्रेजेंट जरूर है जो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर सकता है क्योंकि इसके साथ डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, और जब तक डोमिनेंट प्रेजेंट होता है तो रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाते हैं। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें देखिएगा हमने क्या किया, जो हमको यहाँ पे ये मिला था ऑल टाल, ये F1 जनरेशन है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। F1 जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। फिर F1 जनरेशन के बीच में हमने क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराया किसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी में और कैपिटल टी स्मॉल टी में। ठीक है, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन जो है इसका हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया। तो सेल्फ क्रॉसिंग के बाद जो है, देखिए ये दोनों जो जीन्स हैं एक साथ आ गए, कैपिटल टी कैपिटल टी। देखिए ये आपका हो गया होमोजाइगस टॉल, ये आपके दो हो गए हेट्रोजाइगस, और ये हो गया
तो ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। तो देखेंगे ये होमोजाइगस डोमिनेंट जो है, अभी देखिए दो, ये फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में सब के सब हेट्रोजाइगस थे, फिर से यहाँ पे ये होमोजाइगस मिल गया, ये भी होमोजाइगस मिल गया, ये अप टू जनरेशन है सेकंड फाइलियल जनरेशन। दैट मीन्स यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने दो एक ही कैरेक्टर के दो जीन को लिया एक साथ, तो दोनों जीन की आपस में कभी इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। दैट मीन्स दे वर्क सेपरेटली, दोनों अलग अलग काम करते हैं और आपस में कभी भी इंटरमिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको हेट्रोजाइगस टॉल भी मिल गया, जो कि हमको F1 जनरेशन में मिला था। होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस रिसेसिव जो है, होमोजाइगस डॉर्फ जो है, ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है, तो वो फिर से एक्सप्रेस हो गई यहाँ पे। तो यानी कि जीन्स की आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को दूसरा नाम देते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अब आइए हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर या टू जीन्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम एक साथ जो है दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, जो कि मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कि यहाँ पे जो दो जीन या दो कैरेक्टर एक साथ जो हम लेते हैं, वो उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग अलग होता है, और ये दोनों जीन एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं करते। When parents used in a cross are different in two characters, तो जो पेरेंट हम ले रहे हैं वो दो कैरेक्टर में आपस में डिफर करते हैं। It is called the dihybrid cross. Crossing of true breeding, yellow round seed, yellow rounded seed of pea plant with the green wrinkled, an example of dihybrid cross or inheritance of two gametes. The F1 plant is a dihybrid cross. Phenotypically are similar to the dominant phenotype, that is yellow and rounded seed. यहाँ पे देखिएगा डायग्राम की मदद से समझते हैं। जो इन्होंने पेरेंटल जनरेशन लिया है, वो पेरेंटल जनरेशन में इन्होंने लिया है राउंड येलो सीड। ठीक है, राउंडेड येलो सीड। तो राउंडेड के लिए हम कैपिटल आर का यूज करेंगे, और येलो जो है, राउंड भी डोमिनेंट कैरेक्टर और येलो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो दोनों को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि रिंकल्ड सीड को स्मॉल आर से और ग्रीन सीड को स्मॉल वाई से रिसेसिव फॉर्म है, तो इससे एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे राउंड एंड येलो का जब क्रॉस कराएंगे तो सभी के सभी राउंड एंड येलो मिल गए। यहाँ रिंकल्ड ग्रीन का क्रॉस कराएंगे तो रिंकल्ड ग्रीन मिलेंगे। अब देखिए फिर इनका हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करा देंगे। तो यहाँ से जब कैपिटल आर इस और कैपिटल वाई का क्रॉस जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई से कराएंगे, तो ये दोनों सिमिलर कैरेक्टर जो है वो एक साथ एक्सप्रेस हो जाएंगे। दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे देखिए तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से इनकी सेल्फिंग कराने पर ये गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बीच में जब हम सेल्फिंग कराते हैं, तो यहाँ पे जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं
वो होते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 तरीके के जीन प्रोड्यूस होते हैं। अब इनका एक्सप्रेशन देखेंगे हम पुनेट स्क्वायर मेथड से। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी का हम जब लेकर के क्रॉस कराते हैं तो ये किस तरीके की जो है पॉपुलेशन हमको दिखाई देती है। जिसका एक्सप्रेशन देखेंगे, चलिए इसको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का अगर हम नंबर ऑफ गैमेट्स बनाते हैं तो ये दो हेट्रोजाइगस हैं, दो हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस के लिए जो नंबर ऑफ गैमेट्स का फार्मूला होता है वो होता है 2 टू द पावर n। दैट मीन्स होता है n इक्वल टू दो हेट्रोजाइगस गैमेट हेट्रोजाइगस पेरेंट। तो इसमें 2 to the power 2, that means total number of gametes produced by this combination is 4। तो यहाँ देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो नंबर ऑफ गैमेट्स जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मिलेंगे हमको। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन के मिलेगा हमको वो मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
different level to capital R, capital Y, small y, and capital R, small y, small y. Capital R, capital Y, small y, small y. ऐसे ही ये कॉम्बिनेशन आप लेंगे तो यही आपको यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको करके दिखाया गया है। इस कॉम्बिनेशन में आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ये हैं राउंड एंड येलो वाले। ये सब के सब क्या है, राउंड एंड येलो। 4, 3, 7 एंड 1 यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। टोटल कितने मिल गए, 9। तो 9 हमको कैसे मिले हैं, 9 मिले हैं राउंड एंड येलो। फिर देखते हैं रिंकल्ड राउंड एंड ग्रीन देखेंगे तो ये राउंड है, ग्रीन भी है, राउंड है, ग्रीन है, राउंड है, ग्रीन है। ये 3 राउंड एंड ग्रीन मिल गए। और जबकि राउंड एंड ग्रीन 3 मिल गए। रिंकल्ड येलो देखिएगा, रिंकल्ड येलो कहाँ कहाँ पे है आप देखेंगे। ये रिंकल्ड येलो है, रिंकल्ड येलो है दूसरा, और ये तीसरा रिंकल्ड येलो। 3 रिंकल्ड येलो मिल गए। और जबकि लास्ट वाला एक जो है ये रिंकल्ड ग्रीन मिला है। तो यहाँ जो फेनोटिपिक रेशियो हमको मिलता है दैट इज द 9:3:3:1। ये डाई हाइब्रिड का फेनोटिपिक रेशियो होता है मेंडेलियन जेनेटिक्स का। जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक एंड फेनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है यहाँ देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो है जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। ठीक है, जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो सेम होता है। जबकि यहाँ पे सेकंड लॉ में जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यहाँ पे जो जीनोटाइप हमको मिलता है दैट इज द जीनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस, यानी 3:1। 3 टॉल होते हैं, एक होमोजाइगस टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल, तो ओवरऑल टॉल हो गए। तो 3 टॉल 1 शॉर्ट होता है। और फिनोटाइप की बात सॉरी, ये फिनोटाइप था आपका। ये आपका फिनोटाइप है। फिजिकल अपीयरेंस जो है वो 3:1 यानी 3 टॉल हैं और 1 शॉर्ट है। जबकि जीनोटाइप की अगर बात करें तो जीनोटाइप में देखिएगा ये ऐसा कैपिटल टी सिंगल कॉम्बिनेशन है। फिर 2 कॉम्बिनेशन एक जैसे हैं यानी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड एक कॉम्बिनेशन जो है स्मॉल टी का है। तो यहाँ पे जो जीनोटिपिक रेशियो आता है वो 1:2:1। If F1 result into dihybrid cross are similar to F1 of monohybrid cross, तो जो F1 रिजल्ट करता है डाईहाइब्रिड क्रॉस का वो F1 जनरेशन के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सिमिलर होता है। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर 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 द जीनोटाइप्स ऑफ प्योर येलो एंड राउंड and green wrinkled parent respectively. The gametes of parents is the formation of F1 are capital Y small r and small r. So the genotype is this. तो यही आपका लिखा हुआ है। When the Mendel self-pollinated the F1 plants, he found the 3/4 of F2 plant had yellow seed and 1/4 had the green, and the yellow and green color segment
yellow and green color segregation is 3:1 ratio. Round and wrinkled seed shape is generated in 3:1 ratio. Just like the monohybrid cross. In F2, therefore, there were 4 phenotypes, that is yellow, round, yellow, wrinkled. Yellow round, yellow wrinkled, yellow green round, and green round and green wrinkled, in the proportion of 9:3:3:1. तो इस कॉम्बिनेशन में मिलता है राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, wrinkled एंड ग्रीन, etc. Yellow round and yellow wrinkled are the parental combination, as yellow wrinkled and yellow round are recombinant. नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो प्रोबेबिलिटी एंड जीनोटाइप के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।